हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सी से ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम पॉलिटी में लेसन 3 को स्टार्ट किए हुए थे और टॉपिक था हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसका पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। आज हमारा टॉपिक है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, चुनाव और लोकतंत्र में क्या रिलेशनशिप है। तो कॉमन बात है, जब भी हम डिस्कस करते हैं कई बार कि ये जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, ये नॉन डेमोक्रेटिक है, तो क्या है डेमोक्रेटिक, क्या है इलेक्शन, क्या रिलेशनशिप है इलेक्शन और डेमोक्रेसी में, हम आज इसी ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि राज्य व्यवस्था जो हमारी है या पॉलिटी जो है उसमें हमें इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तब हम लोग हमारी देश की जो संरचना, स्ट्रक्चर है उसके बारे में जान पाएंगे कि हमारे देश में जो शासन है वो कैसे गवर्नर होता है। तो देखिए इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी में आपको let us begin to asking ourselves two simple question about election and democracy। आप लोगों के लिए 2 प्रश्न है, बड़े सिंपल प्रश्न है, आप लोग सोचे, खुद दिमाग लगाएं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, we can have a democracy with the holding election। इलेक्शन के बिना क्या डेमोक्रेसी संभव है? प्रश्न देखिए, can we have democracy with the holding election। इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी संभव है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, can we hold election without having a democracy। डेमोक्रेसी के बिना इलेक्शन संभव है, क्या संभव है? दोनों प्रश्न है, आप अपनी आपसे प्रश्न पूछिए। एक प्रश्न ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इलेक्शन हुए बगैर आप डेमोक्रेसी को बना सकते हैं क्या? दूसरा प्रश्न ये कहता है, डेमोक्रेसी आ सकती है कि बिना इलेक्शन के? तो आपका इलेक्शन और डेमोक्रेसी में रिलेशनशिप आपको समझ में आएगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब आपने पिछले लेक्चर में देख लिया था। डेमो और क्रेसी 2 मीनिंग्स हैं। उनमें आप लोग डेमो का जो अर्थ है वो लेते हैं हम लोग पीपुल से लेते हैं, लोगों से लेते हैं, और क्रेसी का मतलब होता है शासन से, तो जनता का शासन। अब इसको जनता के शासन को लाने के लिए हमें क्या कराना होता है? इलेक्शन कराना होता है। तो ये इलेक्शन और डेमोक्रेसी में संबंध है। तो वी कैन वी हैव ए डेमोक्रेसी विद द होल्डिंग इलेक्शन। इलेक्शन बिना डेमोक्रेसी संभव नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर ढूंढेंगे हम लोग। नेसेसिटी ऑफ द representation and election in a large democracy। election are then most visual symbol of the democratic process। अगर हम लोग बात करें तो बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। और लार्ज डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जरूरी है। और बिना इलेक्शन का आप लोगों को अगर ज्ञान नहीं है तो डेमोक्रेसी का प्रोसेस ही नहीं हो सकता। आगे देखिए, यहां पे हम देखते हैं कि दूसरा जो हमारा जो प्रश्न था कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जरूरी है और इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी नहीं लाई जा सकती। और डेमोक्रेसी का तरीका क्या है कि पहले हम इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन करने के बाद में प्रतिनिधि, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो हमारे पर गवर्न करेगा, सरकार बनेगी। दूसरे प्रश्न में अगर हम लोग देखें, ऑल द इलेक्शन आर द नॉट डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड आल्सो रिलेशनशिप इन इफेक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स आर वेरी बिग, दे प्रेजेंट देमसेल्फ द डेमोक्रेटिक। मतलब कुछ देश इस तरह के हैं जो लोकतांत्रिक होने का ढोंग करते हैं और अपने आप को डेमोक्रेसी बताते हैं, इलेक्शन करके डेमोक्रेसी बताते हैं कि लंबे समय तक एक ही क्या करता रहे, शासन करता रहे। और अपने आप को साबित करने के लिए, जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे आप चाइना की बात करें तो चाइना में हमेशा एक ही पार्टी का शासन रहता है, कम्युनिस्ट का शासन रहता है।
और वो नाम मात्र के लिए क्या करता है, डेमोक्रेसी करता है, क्योंकि सिंगल पार्टीज है वही खड़ी होने, और उसी को वही बात होगी जैसे आप दौड़ कर रहे हैं और उस दौड़ में जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो पार्टिसिपेट करने वाला एक ही है, तो वही जीतता है और वही हारता है। ऐसी स्थिति वहां सिंगल पार्टीज है, और सिंगल पार्टीज में ही कौन बनता है, वहां का शासक बनता है। इसका मतलब वहां पर एक तरह से डेमोक्रेसी का नाम दिया गया, लोकतंत्र का, इलेक्शन का नाम दिया गया, लेकिन वो सही मायने में गैर लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे आप रशिया को भी ले सकते हैं, जैसे इंडिया जैसे देश है वहां पर क्या है, इलेक्शन के साथ डेमोक्रेसी होती है और नियमित समय पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अब देखिए डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग देखें कि ये जो डेमोक्रेसी आती है उस डेमोक्रेसी में भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक नॉन आपका इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आप लोग क्या मान सकते हैं, जहां जनता अपने प्रतिनिधि को, या जनता अगर आप लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन के कार्यों में स्वयं भाग लेती है या सीधे भाग लेती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। तो बात करें रूल बाय डायरेक्ट पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग, और शासन कार्यों में डिसीजन मेकिंग में जनता की पूर्ण पार्टिसिपेशन होती है, भागीदारी होती है, उसे हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव है? तो देखिए कुछ देश है, जैसे एग्जांपल दे रखा है द इनकैंसिटिव स्टेट्स इन ग्रीस। ग्रीस जो प्राचीन यूनानी एथेंस वगैरह जो देश थे वहां पर ऐसा देखा गया, जहां छोटे देश स्मॉल कंट्रीज हैं वहां पर आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी देख सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब कुछ समूह इकट्ठा हो गया और वहां यस नो में जवाब दे के आप लोग रूल्स मेकिंग कर सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा अगर आप लोग वर्तमान समय में देखें, ये प्राचीन एथेंस की बात करी गई है, ग्रीस की बात करी गई है, जहां पर डिसीजन मेकिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। तो वर्तमान समय में अगर बात करें तो आप लोग ये जो आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो कहां देखने को मिलती है, लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि पिछला एडिशन आपने लोकल गवर्नमेंट पढ़ा, उसमें अच्छे से पढ़ लिया था हमने। लोकल गवर्नमेंट्स का एक पार्ट था ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन थी, इलेक्टेड मेंबर्स जो रजिस्टर्ड क्या थे, वोटर्स थे, जिनका ग्राम पंचायत में क्या है, विलेज की जो पंचायत है उसमें उनके उन मतदाताओं के नाम पंजीकृत हैं। उनके समूह को जो 18 प्लस हैं, जो 18 प्लस वोटर्स हैं, उनका पंजीकृत अगर किसमें है, वोटर लिस्ट में है, तो उन लोगों को हमने क्या माना था, ग्राम वयस्क मताधिकार का जो समूह है वो ग्राम सभा है। आज आप लोग देखें लोकल गवर्नमेंट में जो ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स में डायरेक्ट डिसीजन लिए जाते हैं कि अमुक जगह रोड बनाया जाना चाहिए, या जो गांव के जो काम किए गए हैं, डेवलपमेंट के जो काम है, उनकी जांच कर सकती है ग्राम सभा। हैंडपंप कहां लगाना है, कहां से रोड निकालना है, ये सब ग्राम सभा में बैठकर तय किए जाते हैं। मनरेगा के तहत कौन कौन से कार्य किए गए, उनकी ऑडिटिंग की जाती है। तो डायरेक्ट क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यानी गांव की जो वयस्क मताधिकारी हैं, वयस्क जागरूक नागरिक हैं, वो उसमें भाग लेते हैं। तो ये एक ग्राम सभा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इसके अलावा आप लोग डेमोक्रेसी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि लिमिट्स हैं किसके ऊपर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर। क्या लिमिट्स हो सकती हैं, आप सोचिए थोड़ा सा, कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी तो पार्टिसिपेशन जनता का ज्यादा होगा और वही क्या होगा, सही मायने में लोकतंत्र होगा। लेकिन लिमिटेशन है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, क्योंकि वो छोटे देशों के लिए, जैसे एथेंस जैसे हमने कहा, छोटे जो देश है, स्मॉल कंट्री, जो वहां पर ये सक्सेस हो सकता है। लेकिन विशाल कंट्री जैसे मान लीजिए आपका भारत है, हमारे भारत में 130 करोड़ लोग हैं, और 130 करोड़ लोगों को अगर आप लोग डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे तो वर्षों लग जाएंगे। अभी लग जाते हैं बहुत सारे जो हमारे डिसीजन है वो कहीं राज्यसभा पे, कहीं लोकसभा में है। ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो 130 करोड़ लोगों को अगर डिसीजन मेकिंग के लिए बुलाया जाए तो कहां खड़ा करेंगे, कहां बात करेंगे कि ये डिसीजन होना चाहिए।
तो कुछ हाँ ना में ये सब चलता रहेगा। तो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी में उसमें लिमिटेशन है, बट दिस काइंड ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन द डिसीजन हैज टेकन बाय lakhs and crores of people। जहां पर लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वहां पर ये आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकती, इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकती जो हमें जरूरी है, जल्द जरूरी है, वहां पे हम लोग नहीं ले सकते। जैसे वर्तमान की बात करें तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो छोटा सा देश है, और उस छोटे से देश में अगर किसी बारे में जनमत संग्रह करवाया जाता है तो वोटिंग हो जाती है यस नो में, और वहां पर डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है। दैट इज व्हाई आर रूल्स बाय द पीपल ऑफ यूजुअली मींस रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम लोग बात करें तो जनप्रतिनिधि में जो लोगों का शासन है उसके जरिए क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो जनता स्वयं भाग लेती है, लेकिन हम बात करें कि इसकी जगह दूसरी बात करें कि फिर आजकल शासन कैसे चलता है, तो इनडायरेक्ट डिसीजन मेकिंग होता है, यानी जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। रूल बाय पीपुल्स प्रेजेंटेशन, यानी लोगों के द्वारा चुने हुए। इलेक्शन का भी परिभाषित किया गया है, द मेथड फॉलोड टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव इज रिफर्ड टू एज एन इलेक्शन। यानी वो तरीका जिसके जरिए लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उस विधि को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्शन या निर्वाचन कह सकते हैं। अब बात करें हम लोग, ये तो था डायरेक्ट हमारी डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट में हम बात करें तो इनडायरेक्ट में हम ये कह सकते हैं रूल बाय इनडायरेक्ट पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यानी यहाँ डिसीजन मेकिंग जो होगा इनडायरेक्ट रूप से होगा, और इनडायरेक्ट में कौन करेंगे, जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं, प्रतिनिधि है, जैसे एमपी एमएलए है, जनता अपने एमपी एमएलए को चुन जाती है, और उसके बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठकर क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या भागीदारी निभाता है। रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्रीज, देश के लिए जरूरी है अगर डेमोक्रेटिक का आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो देश भी कैसा होगा, डेमोक्रेटिक कंट्रीज होगा, यानी लोकतांत्रिक देश होगा। लाइक इज द डाउन सम द बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शन, द डिटेल्स वर द यूजुअली लैक्ट बी विद वर्कड ऑन बाय द लॉज पास बाय लेजिस्लेशन, और वो सब कुछ लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद में ये काम छोड़ दिया जाता है वहां के लेजिस्लेचर के ऊपर, यानी विधान मंडल के ऊपर। विधानसभा आपकी जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाकर, लॉ के द्वारा पास करके उनमें क्या कर सकती है, सुधार कर सकती है। ऐसा भी रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया जाता है। इन सब चीजों के बाद में अगर आप लोग देखें तो ये जो आपका रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब के बाद में दीज बेसिक रूल्स ऑफ आर द यूजुअल अबाउट, कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं कहां पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारी पार्लियामेंट कुछ बेसिक रूल्स बनाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे देखिए आप, हु इज द एलिजिबल टू वोट, वोट के लिए कौन एलिजिबल है, यानी कौन योग्य है। हु इज द एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, कौन चुनाव लड़ सकता है। हु इज द सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन, इन चुनावों की देख रेख कौन करेगा। ये 3 प्रश्न हुए, और चौथी बात करी गई है, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अब वोटर्स कैसे चुनेंगे अपने प्रतिनिधि को। एंड हाउ, एंड फिफ्थ जो है वो है, हाउ आर द वोट्स कंटेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, अपने प्रतिनिधि को किस तरह से चुनेंगे और उनकी गणना कैसे होगी, कौन सी विधि होगी। इन सब चीजों का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो शुरू के 3 जो प्रश्न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि किस तरह से वोटिंग होगा, वोट कौन देगा,
चुनाव कौन लड़ेगा, इसका सुपरविजन कौन करेगा, इन तीनों प्रश्नों से निकल कर आया इन क्रॉसिंग दैट द इलेक्शन आर द फेयर एंड फ्री। यानी आप ये कह सकते हो कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ये अवधारणा विकसित की गई है। और लास्ट का जो 4 और 5 है उसमें इंश्योरिंग ऑफ ए फेयर एंड रिप्रेजेंटेशन, इंश्योरिंग किया गया है कि फेयर यानी चुनाव किस तरह से निष्पक्ष हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक था वो था इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका अगला पॉइंट, और उस अगले पॉइंट में आप लोग चुनाव से संबंधित कि इसके चुनाव किस तरह से होता है, कौन कौन सी विधियां हैं चुनाव के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।